हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी मानी जाती है थ्योरीज ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के अंदर। ये थ्योरी हमें एग्जैक्टली ये कहती है कि किसी भी कंट्री के अंदर जब कंज्यूमर अपनी करेंसी को लेके जो उसके पास होने वाली करेंसी उसकी परचेसिंग पावर को प्रेजेंट करती है, वो कोई भी कंट्री में हो, अगर वो इंडिया में अगर है तो उसकी करेंसी की वैल्यू और वो दूसरे कंट्री के अंदर उसकी करेंसी की वैल्यू, ये दोनों करेंसी की वैल्यू इक्वली ट्रीट होना चाहिए, जिसे पैरिटी कहा जाता है। पैरिटी का मीनिंग्स होता है इक्वल, जो दोनों करेंसी, दोनों कंट्री की जो करेंसी उसकी परचेसिंग पावर दोनों की इक्वल हो, इसी को ही इन शॉर्टली परचेसिंग पावर पैरिटी कहा जाता है। जिस तरह से हम देखें, जो रेट ऑफ एक्सचेंज, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें एक स्टडी की जाती है इकोनॉमी के अंदर, जो इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से होना चाहिए और किस तरह से ये वर्क करता है, इसका ही स्टडी इस रेट ऑफ एक्सचेंज के द्वारा की जाती है। और हम देखें जो डिटर्मिनेशन है रेट ऑफ एक्सचेंज का, जो डिफरेंट मॉनेटरी सिस्टम के अंदर वर्क करता था, जिससे 5 टाइप के यहाँ पे थ्योरी को हम इंक्लूड करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज के अंदर, जिसमें फर्स्टली था द मीन पार पैरिटी थ्योरी, जिसे हमने डीपली यहाँ पे स्टडी की है। इसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में इजीली अवेलेबल है। सेकेंड मेथड जो मानी जाती थी द परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, जिसे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है द बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। फोर्थ द मॉनेटरी अप्रोच टू फॉरेन एक्सचेंज। और फिफ्थ पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच। इन 5 टाइप के जो डिटर्मिनेशन जो किए जाते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज के, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माने जाते हैं मॉनेटरी सिस्टम के अंदर, जिसमें से एक आज के इस टॉपिक में हम द परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी को हम किस तरह से एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के लिए वर्क करता है, इसी को ही आज हम डीपली इसका डिस्कस करेंगे। जो ये थ्योरी 1922 में इसे डेवलप की गई थी, गुस्ताव कैसल जो स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, इनके द्वारा ये डेवलप की गई थी। और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस थ्योरी के साथ साथ हमें प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इंटरनेशनल ट्रेड एग्जैक्टली क्या होता है और किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड ये किए जा सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट के जो फादर है, ये फादर एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज इस थ्योरी के साथ साथ दी थी कि किस तरह से एब्सोल्यूट कॉस्ट को लेके इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सकता था। और इसके आगे जाके जब फादर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये माने जाते हैं डेविड रिकार्डो, जिन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट को थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट के द्वारा इसे प्रेजेंट की और ये बताया कि किस तरह से किसी भी कंट्री की जो प्रोडक्शन लिए जाते हैं उसकी किस तरह से इंटेंसिटी है, ये डिपेंड करती है इंटरनेशनल ट्रेड को। बट अगर हम समझें कि बदलते समय के साथ साथ जिस तरह से किसी कमोडिटी की इंटेंसिटी को नज़र रखते हुए ही ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने इंटरनेशनल ट्रेड को लेके ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। बट आज के इस 20वीं सेंचुरी के इस टाइम पीरियड के अंदर जब यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रेड जब किया जाता था, ये बेस करता था किसी मॉनेटरी सिस्टम को ही लेके, जो गोल्डन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे मीन पार पैरिटी थ्योरी को बेस करती थी, जो गोल्डन स्टैंडर्ड को बेस करती हुई ही प्रेजेंट की गई थी। बट हम देखें कि जब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद ये गोल्ड स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पे खारिज की गई और उसके बाद कई कंट्री ने यहाँ पे जो पेपर करेंसी को अपनाया, तो ये और भी डिफ़िकल्टी हुई कि किस तरह से डिटर्मिनेशन किए जाए, जब यहाँ पे रेट ऑफ एक्सचेंज जो इंटरनेशनल ट्रेड करते हुए किस तरह से ये डिटरमिन करने में एग्जैक्टली कौन से मेथड को यहाँ पे अपनाए, यही कॉन्सेप्ट को कई इकोनॉमिस्ट यहाँ पे स्टडी करने लगे। और इससे ही आगे जाके जब ये कॉन्सेप्ट डेविड रिकार्डो और जो ये कॉन्सेप्ट को ओरिजिनली यहाँ पे 16वीं सेंचुरी के अंदर स्कूल ऑफ सैलामेंका, इससे ही इंस्पायर होके गुस्ताव कैसल ने इस कॉन्सेप्ट को 1922 में प्रेजेंट की और जो उभर के आती है द परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी। इस तरह से हम देखें जो परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को डेवलप होने से पहले जो वर्क कर रही थी गोल्ड स्टैंडर्ड के
बीच में यहाँ पे द मीन पावर पैरिटी थ्योरी जो इसने वर्क की थी, जो गोल्ड स्टैंडर्ड को बेस करती हुई ये प्रेजेंट करती थी 1872 1914। इस टाइम पीरियड के अंदर एक ईरा था, ये ईरा के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड एक कॉन्सेप्ट वर्क करता था। बट हम देखें जब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद ये गोल्ड स्टैंडर्ड ये खारिज की गई और इसके वजह से कई प्रॉब्लम यहाँ पे जब उभर के आए कि जो क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे गोल्ड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके ही, या हम कहे गोल्ड सिल्वर इनके कॉइन के बेस पे ही ये जो इंटरनेशनल ट्रेड था ये वर्क करता था। बट हम देखें जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद यहाँ पे कई सिचुएशन यहाँ पे चेंजेस हुई दिखाई दी और इसके बाद यहाँ पे लिमिटेशन आ गए यहाँ पे गोल्ड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि बदलते समय के साथ यहाँ पे जब पॉपुलेशन भी बढ़ी और जो सोर्सेस है गोल्ड के ये भी कम होते हुए, और उसी के साथ जब वर्ल्ड वॉर हुआ फर्स्टली जब इसी वजह से यहाँ पे लोगों ने लॉस किया, लोगों की प्रॉपर्टीज़, लाइफ्स, इकोनॉमी, और उसी के साथ एक दूसरे के साथ जो बिज़नेस जो ट्रस्ट है ये भी यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट करता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसे टाइम पीरियड के अंदर किस तरह से नया यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाए और किस तरह से ये वर्क करे, यही क्वेश्चन मार्क यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कई इकोनॉमिस्ट जुड़ गए थे। गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर जो मीन पावर पैरिटी थ्योरी थी ये तो वर्क कर रही थी, बट अब यहाँ पे ये मेथड ही अब यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि अब गोल्ड स्टैंडर्ड ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। अब गोल्ड स्टैंडर्ड की जगह अब इस टाइम पीरियड के अंदर या हम कहें ये जो कंडीशन है इस कंडीशन के अंदर इनकन्वर्टेबल पेपर करेंसी ये मेथड ने अब जगह ले ली है। क्योंकि जब यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद कई कंट्री ने अपनी अपनी करेंसी को यहाँ पे लीगल टेंडर के बतौर यहाँ पे प्रेजेंट की, जो हर कंट्री की जो पेपर करेंसी अपने अपनी वैल्यू को यहाँ पे प्रेजेंट करती हुई यहाँ पे उभर के आई। तो इस टाइम पीरियड के अंदर हम समझे कि किस तरह से अब इंटरनेशनल ट्रेड होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखें जब डॉलर है यूएसए का ये इंडिया में वर्क नहीं कर पाएगा, और ना ही जो रुपीज़ है इंडिया का ये वर्क नहीं कर पाएगा यूएसए के अंदर, क्योंकि करेंसी के पास एक परचेसिंग पावर है। किसी भी गुड्स सर्विस को खरीदने की जो क्षमता है ये क्षमता उस पेपर करेंसी के अंदर है, और ये उसकी होने की वजह क्यों है, क्योंकि उस करेंसी को अपनी एक पहचान है, अपनी एक वैल्यू ये प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। तो अब इस टाइम पीरियड के अंदर जब यहाँ पे पेपर करेंसी वर्क कर रही है तो ये कौन से मेथड में अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड होने के लिए तो ये इंटरनेशनल ट्रेड तो करना है, बट ये सभी जगह हो रहा है, कंट्री टू कंट्री हो रहा है, डिफरेंट कंट्री के बीच हो रहा है, डिफरेंट करेंसी के बीच हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी होती है कि यहाँ पे उस कंट्री की जो वैल्यू है करेंसी की अब ये किस तरह से प्रेजेंट करे और किस तरह से यहाँ पे डिटरमिन करे, इसी को ही सॉल्व करने के लिए गुस्ताव कैसल ने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ ही ये कॉन्सेप्ट दिए हैं। और इसी तरह से गुस्ताव कैसल ने पेपर करेंसी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों करे और इस तरह से उनकी जो मेथड है ये डिटरमिन करने के लिए जो बेटर कंडीशन उन्होंने ढूंढने की कोशिश स्वीडिश इकोनॉमिस्ट गुस्ताव कैसल ने दी, और इसी कॉन्सेप्ट को उस कंट्री की जो परचेसिंग पावर है जो डिपेंड करती थी उस कंट्री की वैल्यू, उस करेंसी की वैल्यू क्या है, यही डिटरमिन करने की वजह से ही फॉरेन एक्सचेंज किस तरह से डिटरमिन करने की यहाँ पे जो कोशिश यहाँ पे दी है गुस्ताव कैसल ने, इसी को ही परचेसिंग पावर पैरिटी कहा जाता है। परचेसिंग पावर पैरिटी के अंदर ये इम्पोर्टेंट फोकस किया जाता है करेंसी बेस पे, जहाँ पे उस कंट्री की जो प्राइस लेवल एग्जैक्टली क्या है और इस पे ही बेस करती है कि उस करेंसी की वैल्यू कितनी बड़ी है या घटी है, उस पे ही डिपेंड करेगा हम कितने गुड्स और सर्विस को बाय करेंगे, और यही डिपेंड करेगी उसकी वैल्यू। क्योंकि हम जितनी हमारी करेंसी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगी उतनी हम ज़्यादा यहाँ पे उस कंट्री के हम गुड्स एंड सर्विस को बाय करेंगे, जो अदर कंट्री के बेस पे ये वैल्यू कितनी है। अगर हम मान लेते हैं कि अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग है उसके बतौर अगर रुपीस यहाँ पे वीक है, तो उसके अंदर हम डॉलर के बतौर हम डिटर्मिनेशन करेंगे फॉरेन एक्सचेंज में, जब यहाँ पे हम इंडिया के अंदर कितने गुड्स
यहाँ पे बाय कर पाएंगे बतौर हमारे पास अब यहाँ पे डॉलर है। तो डॉलर के मुकाबले रुपीस कितना कमज़ोर है और उस पे हम कितनी यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस को बाय कर पाएंगे, यही एग्जैक्टली कहता है कि किस तरह से किसी भी कंट्री की जो करेंसी है, ये करेंसी की वैल्यू कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितना वीकनेस है, यही डिपेंड करता है। क्योंकि ये फोकस किया जाता है जो उस कंट्री की प्राइस लेवल पे। तो इस तरह से इन शॉर्टली हम कहें कि परचेसिंग पावर पैरिटी हमें एग्जैक्टली यही कहती है कि हर कंट्री की करेंसी अलग अलग होती है और हर करेंसी के पास परचेसिंग पावर ये कॉन्सेप्ट होती है, उसकी क्षमता होती है और इस क्षमता का जो इक्वली ट्रीटमेंट होता है, हर करेंसी की परचेसिंग पावर को इक्वली ट्रीट यहाँ पे जब हर कंट्री के साथ किए जाते हैं और जो डिटरमिन किए जाएंगे एक्सचेंज रेट पे। बट हम ये देखें हर कंट्री की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ये सभी कंट्री बेस यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है। जो डिफरेंट कंट्री की यहाँ पे जो कॉस्ट होगी ये अगर अलग अलग होती है तो ये अलग अलग उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ सकता है। बट हम देखें जो इस थ्योरी ये फोकस करती है सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री की जो करेंसी है, ये करेंसी इक्वली ट्रीटमेंट की जाती है सभी कंट्री की जो परचेसिंग पावर है करेंसी की, और किस तरह से उस कंज्यूमर के पास परचेसिंग पावर का वैल्यू यहाँ पे कंट्रोल में हो सकता है। इसी को ही फोकस किया जाता है परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। और इसी के साथ ये हेल्प करती है कैलकुलेट करने के लिए कंट्री की जो जीडीपी है, ये जीडीपी किस तरह से एग्जैक्टली वर्क कर पाएगी और ये एक्चुअल कंडीशन को भी प्रेजेंट करती है कंट्री की, या उसकी वैल्यू उस करेंसी की स्ट्रॉन्ग या वीकनेस ये है। और इसी के साथ साथ अगर ये करेंसी की वैल्यू अगर स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह उस कंट्री की यहाँ पे जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन है ये कंट्रोल में है, यही प्रेजेंट करता हुआ दिखाई। इस तरह से हम देखें जो इस थ्योरी को डेवलप जिसने किया है ये थे गुस्ताव कैसल। इनके बारे में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि उनका पूरा नाम कार्ल गुस्ताव कैसल था। उनकी नेशनलिटी स्वीडिश इकोनॉमिक्स बतौर थी। उनकी इंस्टीट्यूशन जो प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट स्टॉकहोम्स यूनिवर्सिटी के साथ साथ उन्होंने वर्क किया था। उनका बॉर्न 1866 और उनकी डेथ 1945 में हुई थी। उनकी फील्ड जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के बतौर रह चुकी है और उनका कंट्रीब्यूशन जो परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया और उनका वर्क यहाँ पे जो रहा है वो इंटरेस्ट पे रहा है। और उन्होंने अपना जो यहाँ पे स्टडी उन्होंने ऐसी जो स्टडी है उन्होंने यहाँ पे दी है और उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस तरह से हम देखें जो डेफिनेशन है द परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी का, जो कहता है द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्रीज आर डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव प्राइस लेवल। जो ये पूरी की पूरी ये थ्योरी यहाँ पे बेस करती है उस कंट्री की जो रिलेटिव प्राइस लेवल क्या है, उस कंट्री की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम कहें कि वो किस तरह से प्राइस लेवल को प्रेजेंट करती है और ये डिटरमिन कर पाएगी कि किस तरह से रेट ऑफ एक्सचेंज को यहाँ पे प्रेजेंट करे। तो यही डेफिनेशन को एग्जैक्टली दिया जाता है कि यहाँ पे प्राइस लेवल अगर चेंज होता है तो एक्सचेंज रेट भी चेंज होगा। तो इसी के साथ जो सेकंड यहाँ पे जो डेफिनेशन दिए जाते हैं वो कहता है द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू करेंसीज मस्ट स्टैंड एसेंशियली ऑन द क्वेश्चंस ऑफ द इंटरनल परचेसिंग पावर ऑफ दीज कंट्रीज़। इस डेफिनेशन में भी यही हमें यहाँ पे पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पे उस कंट्री की इंटरनल परचेसिंग पावर एग्जैक्टली क्या है, जो पेश करती है रिलेटिव प्राइस लेवल को, और यही प्रेजेंट करेगी उस कंट्री की जो वैल्यू है करेंसी की वो तय करने में कि किस तरह से उस कंट्री की रेट ऑफ एक्सचेंज ये रहेगी और ये इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए ये साबित हो सकती है। तो इस तरह से दोनों डेफिनेशन से शायद हमें यही पता चलता है ये थ्योरी प्रेजेंट करती है रिलेटिव प्राइस लेवल किस तरह से है और किस तरह से इसी को नज़र रखते हुए उस कंट्री बास्केट ऑफ गुड्स को ख़रीदने में उसकी क्या यहाँ पे जो वैल्यू है करेंसी की क्या होगी, यही प्रेजेंट करती है। और एग्जैक्टली ये परचेसिंग पावर जो दोनों कंट्री की
यहाँ पे इक्वली होना चाहिए, जो ये प्रेजेंट करती है कि किस तरह से ये इंटरनेशनल ट्रेड जो रेट ऑफ एक्सचेंज ये डिटरमिन करने के लिए ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मानी जाती है। इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें 3 कॉन्सेप्ट को फर्स्टली यहाँ पे क्लियर करना इम्पोर्टेंट माना जाता है, जहाँ पे फर्स्टली है एक्सचेंज रेट, सेकंड गोल्ड स्टैंडर्ड और थर्ड मिंट पार पैरिटी थ्योरी। ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर हम समझेंगे तो इन शॉर्टली हम समझेंगे एग्जैक्टली ये 3 कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या, और आगे जाके फिर हम देखेंगे एग्जैक्टली ये परचेसिंग पावर किस तरह से प्रेजेंट करती है। तो फर्स्टली हम देखेंगे एक्सचेंज रेट एग्जैक्टली क्या है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मानी जाती है इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर, जो इंटरनेशनल ट्रेड करने में हेल्पफुल होती है। उसी के साथ जो दोनों भी कंट्री है उनकी इंटरनेशनल ट्रेड जब होती है तो इसमें फॉरेन ट्रेड और फाइनेंस इनका यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है कि किस तरह से इन स्टडी को यहाँ पे प्रेजेंट करती है, और इसके ही बेस पे इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है। और किसी भी कंट्री की जो अच्छी यहाँ पे जो ट्रेड होनी है दोनों कंट्री के बीच में, तो उन दोनों की भी करेंसी अलग अलग होती है। जो डिफरेंट करेंसी होने के बावजूद यहाँ पे किस तरह से ये डिटरमिन किया जाए उनका वैल्यू उस कंट्री की, ये इम्पोर्टेंट एक्सचेंज रेट ही प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। तो इसके अंदर हम देखें जो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन के 3 इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो थेरीज है ये माने जाते हैं, जिसमें है गोल्ड स्टैंडर्ड, सेकंड फिक्स एक्सचेंज रेट और थर्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। या हम कहें इन शॉर्टली ये एक्सचेंज रेट क्या है, द अमाउंट ऑफ द फॉरेन करेंसी दैट द मे बी बॉट फॉर द 1 यूनिट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड एज अ एक्सचेंज रेट। उस तरह से सेकेंड जो गोल्ड स्टैंडर्ड को प्रेजेंट करता है, गोल्ड स्टैंडर्ड ये मेथड 1870 टू 1914 इस टाइम पीरियड के अंदर ही वर्क किया, जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। उसके बाद ये गोल्ड स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे डिक्लेन की। इसकी इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे इफ़िशियंसी है वो वाइडली एक्सेप्ट की जाती थी इस टाइम पीरियड के अंदर, जो एक पेमेंट मेथड को यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। बट यहाँ पे 1914 के बाद जब यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड यहाँ पे पूरी तरीके से अबेंडन किए गए, तो एवरीवेयर जहाँ पे लोगों ने लॉस किया था उनका यहाँ पे प्रॉपर्टी, लाइव्स, इकोनॉमी और उनकी जो ट्रस्ट है एक दूसरे के साथ हर कंट्री की, ये सभी ने लॉस किया था। बट ये एक्चुअली इस मेथड को हम देखें जो डिस्ट्रॉय होने के बाद उसकी जगह यहाँ पे पेपर करेंसी ने ली थी। और इसका इम्पोर्टेंट ये भी माना जाता है जहाँ पे 1930s में जब यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन इस कंडीशन जब वर्ल्ड पे आया था, इस टाइम पीरियड के अंदर ये गोल्ड स्टैंडर्ड यहाँ पे पूरी तरीके से खारिज की गई, क्योंकि जो गोल्ड है उसका रिसोर्सेस यहाँ पे लिमिटेड था और उसी के साथ बढ़ती हुई पॉपुलेशन ये मेथड यहाँ पे फुलफ़िल होने में असमर्थ हो चुकी थी। तो इसकी वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड ये अबेंडन किए गए और उसकी जगह पेपर करेंसी ने ले ली थी। और थर्ड जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है, जो एग्जैक्टली जो मीन पार पैरिटी थ्योरी को प्रेजेंट करता है, और इस थ्योरी को ही यहाँ पे गोल्डन पॉइंट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज भी माना जाता है। इस टॉपिक को हमने पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है डीपली, जहाँ पे हमारे प्लेलिस्ट में द मीन पार पैरिटी थ्योरी ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है और इस पे हमने डिस्कस किया है। तो इन शॉर्टली हम देखेंगे तो मीन पार पैरिटी थ्योरी किस तरह से वर्क करती थी, जहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी आने से पहले यही कॉन्सेप्ट गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर मिंट पर पैरिटी थ्योरी वर्क करी थी। मिंट का मीनिंग होता है मेटालिक मनी, जो पैरिटी का मीनिंग होता है इक्वली। इस कॉन्सेप्ट को हम देखें जो दोनों कंट्री के अंदर जो यहाँ पे इक्वली ट्रीटमेंट किया जाता है, या हम कहें इक्वली जो यहाँ पे उस करेंसी है, या हम कहें गोल्ड हो या सिल्वर हो, इन दोनों का इक्वली यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा और इससे ही डिटरमिन किया जाता था फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मेथड यहाँ पे प्रेजेंट करती थी। और ये एप्लीकेबल थी यहाँ पे उस कंट्री के अंदर जहाँ पे उस कंट्री की जो सेम मेटालिक स्टैंडर्ड यहाँ पे प्रेजेंट करती है। अगर दो कंट्री के बीच में अगर गोल्ड टू गोल्ड यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे गोल्ड टू गोल्ड यहाँ पे इजीली पेमेंट मेथड यूज़ होता था, या सिल्वर टू सिल्वर, इस तरह से उस कंट्री की यहाँ पे पेमेंट मेथड इजीली हो जाती थी। तो यहाँ पे गोल्ड टू गोल्ड और सिल्वर टू सिल्वर इस तरह से मेथड यहाँ पे इजीली माना जाता था यहाँ पे पेमेंट मेथड करने को, क्योंकि ये फ्रीली कन्वर्टेबल यहाँ पे जो सिल्वर और गोल्ड था इसको फ्रीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्रीली कन्वर्टेबल किया जाता था, और ये कन्वर्ट भी किया जाता था
स्टैंडर्ड करेंसी के अंदर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट माना जाता था, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट है ये पूरी तरीके से नहीं थे और फ्रीली यहाँ पे कन्वर्ट किए जाने की वजह से ही एक इजीली और सफिशिएंट ये मेथड मीन पर पैरिटी थ्योरी मानी जाती थी। मीन पर पैरिटी थ्योरी के अंदर जो उस कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या हम कहें सेंट्रल बैंक जो थी, ये कंट्री उस कंट्री की जो यहाँ पे विलिंगनेस जो बाय और सेल करने की थी गोल्ड और सिल्वर की, ये अनलिमिटेड एक्सटेंड करने को यहाँ पे जो सपोर्ट करती थी और उसी की वजह से ही यहाँ पे किसी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होने की वजह से गोल्ड यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता था और ये एक्सचेंज रेट बेस करता था प्योरिटी ऑफ गोल्ड करेंसी वेट टू वेट इस मेथड के साथ ही प्रेजेंट करता था। तो इसी मेथड को यहाँ पे हम देखें, जब यहाँ पे मीन पर पैरिटी थ्योरी वर्क कर रही थी, तो अगर हम मान लेते हैं कि जो गोल्ड है ये गोल्ड यूएसए के अंदर यहाँ पे उसका गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर वर्क कर रहा था और जो इंडिया है, इंडिया के पास गोल्ड और सिल्वर दोनों मेथड थे और ऑस्ट्रेलिया है उसके पास सिर्फ और सिर्फ सिल्वर। इसी बेस पे यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे यूएसए और इंडिया का अगर दोनों के अंदर अगर ट्रेड होता है तो ये गोल्ड टू गोल्ड यहाँ पे मेथड पेमेंट के लिए होता था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिल्वर टू सिल्वर इस तरह का मेथड यहाँ पे पेमेंट के रूप में होता था। बट अगर हम देखें जो गोल्ड और सिल्वर इन दोनों जब यूएसए और ऑस्ट्रेलिया करेंगे तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर इन दोनों में यहाँ पे पेमेंट मेथड को यहाँ पे दिक्कत देगी। तो यहाँ पे यही सिचुएशन हमें कहती है कि अगर किसी भी इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो मीन पर पैरिटी थ्योरी है, कंट्री अगर अपना पेमेंट मेथड को यहाँ पे पूरा करना है तो ये डॉलर कन्वर्ट करता था गोल्ड को और गोल्ड कन्वर्ट करता था रुपीस में, या हम कहें रुपीस कन्वर्ट कर पाते थे गोल्ड में और गोल्ड कन्वर्ट कर पाते थे डॉलर के अंदर। तो यही दिक्कत दे देती थी, क्योंकि अब यहाँ पे जब यहाँ पे मीन पर पैरिटी थ्योरी जो बेस करती थी गोल्ड स्टैंडर्ड को, अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड यहाँ पे नहीं होने की वजह से अब यहाँ पे हम एग्जैक्टली करें तो क्या करें। तो करने की वजह से अगर गोल्ड ही नहीं है तो गोल्ड की जगह गुस्ताव कैसल ने कहा है कि गोल्ड नहीं है तो यहाँ पे कमोडिटी तो है, कमोडिटी को ही बेस करते हुए अब यहाँ पे पेपर करेंसी की यहाँ हम डिटर्मिनेशन करेंगे तो इस कमोडिटी को बेस करेंगे और इससे ही ये कन्वर्ट कर पाएंगे। यहाँ पे डॉलर कन्वर्ट करेंगे कमोडिटी के अंदर और कमोडिटी के साथ साथ हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे रुपीज़ में, या हम रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे कमोडिटी को बेस करेंगे और इससे कन्वर्ट कर पाएंगे डॉलर में। तो यही प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है कि जब यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड यहाँ पे डिक्लेयर कर दी गई थी तो उसके बाद जब यहाँ पे अगर किसी मेथड को यहाँ पे अपनाना है तो ये जो कमोडिटी है इसको ही बेस करते हुए गुस्ताव कैसल ने फोकस करते हुए हमें दिखाई दिया। गुस्ताव कैसल ने अपने इस कॉन्सेप्ट को या हम कहें परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी को प्रेजेंट करने के लिए जो मीन पर पैरिटी थ्योरी की जो डिटर्मिनेशन है इसको ही फोकस किया और इसका ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी के अंदर यहाँ पे वर्क करती हुई दिखाई देते हैं। जिस तरह से यहाँ पे मीन पर पैरिटी थ्योरी जब यहाँ पे डिटर्मिनेशन होते हैं, जब दोनों कंट्री की जो मेटेलिक कॉइन है या हम कहें जो ब्रिटेन का यहाँ पे पाउंड है और यूएसए का यहाँ पे डॉलर है, इन दोनों की जो करेंसी है ये करेंसी मीन पर पैरिटी थ्योरी के अंदर किस तरह से डिटरमिन की जाती है, इसी को अगर हम समझे कि ये किस तरह से यहाँ पे डिटरमिन की गई थी तो यहाँ पे जो पाउंड है इस पाउंड की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले यहाँ पे एक पाउंड बराबर 113.0016 इतनी उसकी वैल्यू थी और जो यूएसए का जो डॉलर है ये डॉलर उसकी वैल्यू गोल्ड के अंदर 23.2200 इस तरह से उसकी वैल्यू प्रेजेंट की गई थी। तो हम देखें जो मीन पर पैरिटी थ्योरी के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले जो उस कंट्री की जो कॉइन है ये कॉइन बेस करती थी प्योरिटी ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड कॉइन की बनी हुई है। तो इन दोनों की जो वेट टू वेट ये भी डिफरेंस होती है, तो ये डिफरेंस होने की वजह ही यहाँ पे प्रेजेंट करती है कि जो ब्रिटेन का पाउंड है ये पाउंड वो प्योरिटी ऑफ गोल्ड को प्रेजेंट करता है 113.0016 और जो यूएसए का जो डॉलर है ये डॉलर प्योरीफाई करती थी कि किस तरह से प्योरिटी है उस गोल्ड की
जो प्रेजेंट करती है उसकी वैल्यू यहाँ पे 23.2200। इसी बेस करते हुए मीन पर पैरिटी थ्योरी अगर हमें निकालना है कि दोनों की परचेसिंग पावर डिटरमिन करने के लिए हम किस तरह से करें, तो ये मीन पर पैरिटी थ्योरी इस तरह से प्रेजेंट करती कि इस फॉर्मूला के साथ जब यहाँ पे गोल्ड कंटेंट पर यूनिट ऑफ करेंसी ए जो पाउंड है ब्रिटेन का अपॉन गोल्ड कंटेंट पर यूनिट ऑफ करेंसी बी जो करेंसी बेस करती है यूएसए का डॉलर, इन दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे तो एक पाउंड बराबर इसकी वैल्यू होती है जो पाउंड की वैल्यू 113.0016 अपॉन 23.2200। तो इसका जो आंसर आता है यह आंसर यहाँ पे एक पाउंड बराबर 4.866। तो यहाँ पे हम देखें जो एक पाउंड के मुकाबले ये डॉलर की वैल्यू हमें कितनी मिलती है 4.866। इसी बेस पे जब यहाँ पे डिटरमिन किए जाते थे कि किस तरह से दोनों कंट्री की जो वैल्यू है करेंसी की ये किस तरह से द मीन पर पैरिटी थ्योरी के अंदर बेस करती थी, यही कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाके गुस्ताव कैसल ने अपने इस कॉन्सेप्ट को जो परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो दोनों कंट्री की जो करेंसी है जो अब यहाँ पे पेपर करेंसी के बीच होगी क्योंकि अब यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं रहा और ना ही प्योरीफाई की जाती थी और किस तरह से प्योरिटी गोल्ड अब इस कॉन्सेप्ट को नहीं रहने की वजह इसकी जगह अब पेपर करेंसी ने ली है। तो ये पेपर करेंसी किस तरह से दोनों कंट्री के बीच में होने वाले डिटर्मिनेशन को फॉरेन एक्सचेंज को किस तरह से साबित करेगी, यही कॉन्सेप्ट को परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी गुस्ताव कैसल ने प्रेजेंट करता हुआ डिटर्मिनेशन दिए हैं। गुस्ताव कैसल अपने इस कॉन्सेप्ट को जो परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी की डिटर्मिनेशन करने के लिए कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी यहाँ पे ट्रेड बैरियर नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ना ही कोई कस्टम ड्यूटी लगी हुई है और पूरी कंट्री यहाँ पे एक नेशन है, एक ही रीजन है, ना ही कहीं किसी कंट्री के बीच में कोई बॉर्डर है। सेम करेंसी यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पैरिटी को यहाँ पे उन्होंने फोकस करते हुए ही यहाँ पे सेम करेंसी मानी है और इसका वजह से ही हम देखें जो इफ़ेक्ट होता है ये इफ़ेक्ट होता है इस कंडीशन के बीच में जो गुड्स एंड प्राइस है ये सेम ही हर एक प्लेस में या दूसरे कोई भी प्लेस में या हम किसी एक कंट्री या कंट्री बी के बीच में जो भी यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विस लेंगे वो सेम होगा और सेम उसकी प्राइस होगी जो बेस करेगी लॉ ऑफ वन प्राइस। ये कहता है कि जो सेम प्राइस एवरी कंट्री में होगा, सेम प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, सेम गुड्स एंड सर्विस यहाँ पे प्रेजेंट करेगी जो हर कंट्री के बीच हमें मिल पाएगी और सेम करेंसी होने की वजह से ही यहाँ पे ये परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी यहाँ पे अपना रोल निभाएगी जो बेस करेगी यहाँ पे लॉ ऑफ वन प्राइस। इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल हमें दिया। वो कहते हैं कि कंट्री ए हो या कंट्री बी हो या हम कहें एग्जांपल के लिए और भी इजी करने के लिए हम कंट्री ए इंडिया और कंट्री बी यूएसए को लेते हैं। जो बास्केट ऑफ गुड्स है यही प्रेजेंट करेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी के अंदर। हम कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसी प्रोडक्ट नहीं लेंगे, हम बास्केट ऑफ गुड्स को लेके प्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से उस बास्केट ऑफ गुड्स को लेके एक कंट्री जो इंडिया और यूएसए के अंदर सेम प्राइस सेम कंडीशन में हमें मिल पा रही है। तो हम इस बास्केट ऑफ गुड्स के अंदर हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास फर्स्टली ब्रेड है विप्स कंपनी का, सेकेंड बटर है अमूल कंपनी का, थर्ड बिस्किट है पार्ले जी का, फोर्थ चीज़ है ब्रिटानिया का और फिफ्थ है चिप्स है लेस का। ये पांचों प्रोडक्ट और एक ही पाँच ही प्रोडक्ट के जो यहाँ पे जो कंपनीज़ है या हम कहें उनकी जो प्रोडक्शन है ये सेम है। सेम बास्केट ऑफ गुड्स कंट्री ए जो इंडिया के पास भी अवेलेबल है और कंट्री जो बी है यूएसए के अंदर भी सेम प्रोडक्ट सेम कंपनी उनका सेम पैकेजिंग सेम आइडेंटिकली सेम यहाँ पे सभी होने की वजह से ही ये लॉ ऑफ प्राइस वन प्राइस ये कॉन्सेप्ट हमें मिल पाती है। बट यहाँ पे हम देखें तो अगर इंडिया के पास उसकी करेंसी प्रेजेंट करती है यहाँ पे रुपीस में और यूएसए के अंदर जो करेंसी है ये करेंसी प्रेजेंट करती है डॉलर के अंदर, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं होने की वजह से
अब हमारी मेटलिक कॉइन नहीं है, उसकी जगह अब हमारे पास पेपर करेंसी ने ले ली है। बट उनके जो गुस्ताव कैसल ने अपने इस मेथड में उन्होंने प्रेजेंट किया है कि हमारे पास अगर वन प्राइस होने की इस कॉन्सेप्ट का ही आगे जाके उन्होंने यहाँ पे एक्सटेंशन किया है, जो प्रेजेंट करता है हमें द परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी को। तो ये जो हमारा जो लॉ ऑफ वन प्राइस है, ये प्रेजेंट यही करता है कि अगर करेंसी कौन सी भी हो, डिफरेंट करेंसी होने के बावजूद भी हमें ये कॉन्सेप्ट में इतना मायने नहीं रखेगा, क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ वन प्राइस इस मेथड को ही बेस करते हुए गुस्ताव कैसल ने इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया है। तो ये जो थ्योरी है यही कहती है हमें ये जो बास्केट ऑफ गुड्स है ये इंडिया के अंदर हमें 100 रुपीज़ में हमें अवेलेबल है और यही हम बाय करके हमें ये खरीद पाएंगे। तो यही गुड्स जो बास्केट ऑफ गुड्स है यूएसए के अंदर हमें ये $4 में मिल पा रहे हैं। तो इसका मीनिंग हमें क्या मिल पाया, क्योंकि अगर हम देखें $1 बराबर आज के करंटली टाइम पीरियड के अंदर $1 बराबर 82 रुपीज़ यहाँ पे डिटरमिन किए जाते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए साबित होता है। बट हम कहें कि गुस्ताव कैसल हमें यही कहना चाहते हैं कि जब बास्केट ऑफ गुड्स जो ये 5 आइटम जो ब्रेड विप्स का, बटर अमूल का, बिस्किट पार्ले जी का, चीज़ ब्रिटानिया का और चिप्स जो है ये लेस का, ये पाँचों सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट यहाँ पे इंडिया के अंदर भी हमें 100 रुपये में मिल पाएगा और यूएसए के अंदर भी हमें ये $4 में मिल पाएगा। तो एग्जैक्टली हमें जो परचेसिंग पावर है, ये परचेसिंग पावर बेस करती है उस कंट्री की जो प्रोडक्शन कॉस्ट, उसके साथ साथ लेबर कॉस्ट और जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ये अलग अलग होने के साथ साथ ये प्रेजेंट करेगी उस परचेसिंग पावर पैरिटी को, जो प्रेजेंट करती है इंडिया के यही बास्केट ऑफ गुड्स को इंडिया के अंदर 100 रुपीज़ में मिले और यूएसए के अंदर हमें $4 के अंदर हमें मिले। तो ये हम अगर इसका रिज़ल्ट निकालेंगे तो हम 100/4 अगर करते हैं तो हमें उसका वैल्यू मिलता है 25। तो अगर ये रिज़ल्ट हमें प्रेजेंट करता है कि $1 बराबर 25 रुपीज़ होता है, तो ये परचेसिंग पावर पैरिटी ये प्रेजेंट करती है उस करेंसी की वैल्यू जो है $1 बराबर 25 रुपीज़। तो इन शॉर्टली हमें यही कहना चाहते हैं गुस्ताव कैसल कि ये जो परचेसिंग पावर पैरिटी है ये बेस करती है उस कंट्री की जो प्राइस लेवल है, और ये प्राइस लेवल किस तरह से यहाँ पे डिटरमिन करेगी उस कंट्री की जो लिविंग स्टैंडर्ड, उस जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, इनमें डिफरेंस होने की वजह से ही हम यहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी यहाँ पे निकल पाएंगे। और इसी से ही ये पता चलता है कि $1 बराबर हमारे पास इंडिया का जो 25 रुपीज़ है, इसकी वैल्यू हमें प्रेजेंट करती है परचेसिंग पावर पैरिटी के अंदर। परचेसिंग पावर पैरिटी को इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये उस दोनों कंट्री की जो करेंसी है, ये करेंसी की जो एग्जैक्टली वैल्यू है, ये वैल्यू रेट ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंट करती है। और उसी के साथ जो इम्पोर्टेंस माने जाते हैं, जो किसी भी कंट्री की जो नई पॉलिसी, नई प्लानिंग और नई इकोनॉमी को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करे, इसी को ही प्रेजेंट करती हुई इस परचेसिंग पावर पैरिटी को गुस्ताव कैसल देते हुए ही ये साबित करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसी के साथ यहाँ पे जो गुस्ताव कैसल है ये हमें ये और भी एक उसका एक डिफरेंट एंगल भी यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर यही बास्केट ऑफ गुड्स को 100 रुपीज़ देने होते हैं और यूएसए के अंदर यहाँ पे $4 में हमारा ये बास्केट ऑफ गुड्स हमें मिल पाते हैं। इसका रीज़न उन्होंने यही कहा है कि इंडिया के अंदर जहाँ पे 100 रुपीज़ ये प्रेजेंट करती है कि उस कंट्री के अंदर होने वाले इन्फ्लेशन को यहाँ पे रीज़न उन्होंने बताया है, और उस कंट्री की जो इंडिया की जो कंट्री की वैल्यू है, ये वैल्यू घटती हुई दिखाई देती है। और यूएसए के अंदर अगर हम $4 के अंदर ये बास्केट ऑफ गुड्स ले पाते हैं, क्योंकि उस कंट्री की जो इन्फ्लेशन है ये इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर है और उस कंट्री की जो वैल्यू है ये वैल्यू स्ट्रांगली प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। तो कंपैरिजन हम करें तो इंडिया का जो रुपी है और यूएसए के जो डॉलर है, इनका जो कंपैरिजनली जो वैल्यू है, ये वैल्यू
जो अमेरिका का यहाँ पे स्ट्रांगली प्रेजेंट करता है, और बतौर उसके सामने इंडिया का रुपीस यहाँ पे वीकली साबित होता हुआ दिखाई देता है। और इसकी वजह से ही यहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो प्रेजेंट करती है, उसके साथ साथ दोनों की जो प्राइस लेवल को भी प्रेजेंट करती है और उस कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। इस तरह से आने वाले पार्ट 2 में हम देखेंगे कि किस तरह से परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी के जो अजम्पशन है इसको हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे। जो 2 वर्जन यहाँ पे दिए गए हैं उसमें एब्सोल्यूट वर्जन और रिलेटिव वर्जन, उसी के साथ परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी का डायग्राम और क्रिटिज्म, इसके साथ साथ हम पार्ट 2 को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।